क्या आप चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और रावल रत्न सिंह के ऐतिहासिक सत्य के बारे में जानते हैं? संभव है कि आपने सुना हो या पढ़ा हो कि मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत एक कवि की कल्पना मात्र है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। इसलिए रानी पद्मावती का इतिहास में कभी अस्तित्व था ही नहीं। इसीलिए आज हम रानी पद्मावती एवं पद्मावत की सत्यता पर चर्चा करेंगे, जो इतिहासकार रानी पद्मावती को मलिक मोहम्मद जायसी का एक काल्पनिक पात्र बताते हैं। उनका आधार यह है कि फारसी तारीखों में हमें रानी पद्मावती का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। फारसी तारीख केवल हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में इतना ही बताती हैं कि खिलजी ने कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की घेराबंदी की थी, जिसके पश्चात अंततः खिलजी को फतह मिली और उसने चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलाकर खिजराबाद कर दिया। इन्हीं किंचित तथ्यों के अतिरिक्त हमें कोई विशेष तथ्य फारसी इतिहासकार नहीं बताते हैं। यही नहीं, अनेकों इतिहासकारों जैसे कि डॉक्टर कानूनगो का तो ये भी दावा है कि रावल रत्न सिंह की ऐतिहासिकता भी संदेहास्पद है, क्योंकि मेवाड़ के अनेकों ख्याति एवं राज प्रशस्तियों में रावल रत्न सिंह का उल्लेख नहीं मिलता। इसी आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने रावल रत्न सिंह को मेवाड़ की वंशावली में स्थान ही नहीं दिया, अपितु उनके स्थान पर जेम्स टॉड ने रावल कर्ण सिंह का वर्णन किया है। परंतु 1302 के दरीब मंदिर के शिलालेख से, कुंभलगढ़ के 1460 के शिलालेख से और रावल रत्न सिंह द्वारा मुद्रित सिक्कों की पुरातात्विक खोजें से एकलिंग महात्म्य से ये स्पष्ट है कि रावल रत्न सिंह ही अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के समय मेवाड़ के शासक थे। लेकिन चूंकि उन्होंने केवल 1 वर्ष के लिए शासन किया था, जिसमें उनके शासनकाल का अधिकांश समय तो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में ही समाप्त हुआ था, एवं क्योंकि रावल रतन सिंह के मृत्यु के बाद रावल शाखा समाप्त हो गई थी एवं मेवाड़ पर राणा शाखा का आधिपत्य हो गया, इसीलिए रावल रतन सिंह इतिहास के एक उपेक्षित शासक ही रहे, जिनका वर्णन हमें कम प्राप्त होता है, परंतु जो प्राप्त होता है वह पर्याप्त है उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए। लेकिन यहां महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि रावल रत्न सिंह ने केवल 1 वर्ष तक शासन किया, जिसमें से अमीर खुसरो और फरिश्ता जैसे फारसी इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का समयकाल 8 महीनों तक का बताया है, तो फिर यह कैसे संभव है कि रावल रत्न सिंह ने समुद्र पार कर सिंघल द्वीप जाकर रानी पद्मिनी से विवाह संपन्न कराया हो? यही प्रश्न अनेकों इतिहासकार भी उठाते हैं। यही नहीं, पद्मावत के सिंघल द्वीप वृतांत पर संदेह और बढ़ जाता है, जब रानी पद्मिनी को सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री बताया जाता है, क्योंकि सिंघल द्वीप में गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। डॉक्टर ओझा के अनुसार रावल रतन सिंह के समय सिंघल द्वीप के राजा पराक्रम बाहु चतुर्थ अथवा भुवने का बाहु तृतीय होने चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या रावल रत्न सिंह की सिंघल द्वीप या श्रीलंका की कोई रानी थी ही नहीं और यह सिर्फ जयसी का कल्पना है? अधिकांश इतिहासकार रानी पद्मिनी के सिंघल द्वीप संबंध को मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना ही मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि रानी पद्मिनी वास्तव में राजपूताना के भाटी राजपूत द्वारा शासित पुंगल क्षेत्र से संबंधित थीं, जिसे जायसी भूलवश सिंघल मान बैठा और उसने सिंघल द्वीप के चारों ओर अपना कथानक गढ़ दिया। अगला सवाल यह उठता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की हवस के कारण चित्तौड़गढ़ पर विजय पाना चाहता था? यहां हमें देखना होगा कि अमीर खुसरो ने काव्यात्मक शब्दों में क्या कहा है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की तुलना राजा सुलेमान से की, जिसने रानी शीबा के दर्शन चित्तौड़गढ़ में किए, और खुसरो ने स्वयं को सुल्तान सुलेमान का पक्षी हुदहुद बताया है, जिसने इस्लामी कथा के अनुसार रानी शीबा की सूचना सुलेमान को दी थी और बाद में रानी शीबा, जो सूर्य की उपासक थी, इस्लाम को अपनाकर सुल्तान की बीबी बिल्किस बन गई थी। इतिहासकार आदर्शलाल श्रीवास्तव और गोपीनाथ शर्मा अमीर खुसरो के इस कथन को रानी पद्मिनी की सत्यता का प्रमाण भी मानते हैं। हालांकि इन इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि चूंकि अमीर खुसरो खिलजी के दरबारी कवि थे, इसलिए वे खिलजी के अधिकार के बिना ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे।
लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए हैं वे इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि पद्मिनी कहानी के वर्णन में कुछ ऐतिहासिकता है और अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी के प्रति कामुकता मलिक मोहम्मद जायसी के दिमाग की उपज नहीं है। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि रानी पद्मिनी की कहानी सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि उससे भी पहले जैन आचार्य नारायण दास द्वारा रचित चिता चरित्र में भी रानी पद्मिनी की कथा का उल्लेख है, जो जायसी की पद्मावत से 100 साल पुराना है, जिसका तात्पर्य यह है कि रानी पद्मिनी की कथा राजपूताना की मौखिक परंपरा का भाग थी, जिसका समय समय पर काव्यात्मक शैली में लिखित रूप भी दिया गया। जायसी के अतिरिक्त राजपूत शैली में गोरा बादल पद्मिनी चौपाई का लेखन हेमरतन द्वारा किया गया है। यह मौखिक राजपूत परंपरा मलिक मोहम्मद जायसी के बाद मुस्लिम इतिहासकारों के बीच लोकप्रिय हो गई और यहाँ तक कि अबुल फजल और फरिश्ता ने भी इसका समर्थन किया। फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि वह रानी पद्मिनी नहीं बल्कि रावल रतन सिंह की पुत्री थी, जिसने रावल रतन सिंह को खिलजी की कैद से स्वतंत्र कराया था। हाजी उदबीर ने रानी का नाम नहीं बताया है, लेकिन रावल को रानी द्वारा स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया है। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आज भी रानी पद्मिनी का जल महल एवं पद्मिनी जौहर कुंड विद्यमान है, जो स्वयं रानी पद्मिनी के इतिहास एवं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा झरोका दर्शन और रानी पद्मिनी के जौहर की ओर संकेत करता है। यहाँ तक हम ये तो स्पष्ट है कि रानी पद्मिनी कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि रावल रत्न सिंह की वो रानी ही जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी रानी शीबा की तरह अपनी हरम में बीवी बनाना चाहता था। अब बात करते हैं पद्मावत के अन्य पात्रों पर। पद्मावत में राघव चेतन का भी उल्लेख है। क्या वो भी केवल जायसी की कल्पना थी? गोपीनाथ शर्मा ने वर्णन किया है। राघव चेतन का उल्लेख पद्मावत से पूर्व भी जैन आचार्य तिलक सूर्य के सम्यकत्व कौमुदी एवं कांगड़ा के राजा संसार चमदा की राज प्रशस्ति में मिलता है, जहां पर राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित करने एवं दिल्ली दरबार में आश्रय पाने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रानी पद्मिनी के साथ सिंहल द्वीप के वर्णन को छोड़कर पद्मावत की बाकी कहानी रावल रतन सिंह, गोरा बादल, राघव चेतन के जीवन चरित्र और अलाउद्दीन खिलजी की वासना सत्य घटनाओं से प्रेरित दिखाई देती है, और साथ ही पद्मावत के कुछ पात्र एवं प्रकरण पर कुरान की कहानियों का भी प्रभाव है। जैसे हुदहुद पक्षी पद्मावत में हीरामन तोता बन गया, जिसने रावल रतन सेन को सिंहल द्वीप के राजा की कन्या पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। यह भी संभव है कि रानी पद्मिनी का समुद्री राज्य से संबंध होने का उल्लेख भी रानी शीबा के आख्यान से प्रेरित है, जिनका राज्य यमन में बाबेल मंडेब जलडमरू मध्य के पास माना जाता है। इस पर आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में बताएं कि क्या आप रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं या नहीं। अगर आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बंधुओं के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।